Welcome back dear students. Let's continue with journal entries and this is the 17th part of journal entries. आज हम बैड डेट टॉपिक कवर करेंगे। आज अब तक हम जर्नल एंट्रीज में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब नया टॉपिक आया बैड डेट। बैड डेट बेटा, बैड डेट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो एक बार, एक वर्ड होता है डेटर। डेटर मीन्स होता है देनदार। किसी ने हमारे पैसे देने हैं तो हम उसको बोलेंगे देनदार। एग्जाम्पल, मैं मान लो एक शॉपकीपर हूँ, मैंने उधार में आपको कुछ गुड्स सेल कर रखे हैं और आपने अभी मेरे पैसे नहीं दिए हैं, उधार में कर रखे हैं तो पैसे नहीं दिए, सीधी सी बात है। तो आप मेरे अब देनदार हो। मान लो मैंने आपको 20,000 के गुड्स बेच रखे थे और आप बोले सर आपको ना अगले महीने नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर देंगे। तो नेक्स्ट मंथ तक जब तक आप मेरी पेमेंट नहीं करोगे तो आप मेरे देनदार हो। और देनदार को बोलते हैं डेटर। याद करने का एक तरीका, डी फॉर डेट मीन्स डी फॉर देनदार, ऐसे याद रखें। क्लियर है? अब देखो ये जो डेटर वर्ड है इसमें बी साइलेंट रहता है, इसको डेटर पढ़ते हैं। कभी डेप्टर बोलो ऐसा नहीं, डेटर बोलना इसको। इसमें बी साइलेंट है तो अब इसी को शॉर्ट करके डेट बना दिया। डेटर को छोटा करके क्या बोलते हैं? डेट बोलते हैं। ठीक है, मीन्स देनदार। डेटर का ही तो छोटा किया, डेट। डेट मीन देनदार। अब आगे एक वर्ड हो रहा है बैड। बैड मीन बुरा, बुरा देनदार। अब बुरा देनदार कौन होता है? जिसने हमारे पैसे देने हैं बट वो हमारे पैसे पे नहीं कर रहा है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बेटा वो हमारे पैसे ना पे करे। एग्जाम्पल, उसके पास पैसे ही नहीं है, इट मीन्स वो इंसॉल्वेंट हो जाए। मैं एक नया वर्ड बता रहा हूं आपको, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स कंगाल या फिर दिवालिया। एक वर्ड यूज होता है दिवालिया, जिसके पास पैसे ही नहीं हो, प्रॉपर्टी जिसकी जब्त हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। उसके पास पैसे नहीं है, वो कहां से पे करेगा? ये रीजन हो सकता है। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक और वर्ड यूज होता है, आपको बता देता हूं, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट ये भी सेम मीनिंग होता है इसका। कोई बैंकरप्ट हो जाए तो वो भी पैसे नहीं पे कर पाएगा, तो हमारी नजरों में तो वो बैड डेट बन जाएगा, मीन्स बुरा देनदार बन जाएगा। वो हमारे जब पैसे ही नहीं पे कर रहा है तो वो बैड डेट बन गया। तो आप समझ चुके हो बैड डेट मीन्स होता है वो बंदा, एनी पर्सन हु इज नॉट गिविंग आवर अमाउंट टू अस, जो हमारी अमाउंट हमें पे नहीं कर रहा है, उसको बैड डेट बोलते हैं। क्लियर है? अब आप ही समझो, कोई डेटर था आपका, मीन्स देनदार था, वो आपकी पेमेंट नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपके लिए तो नुकसान की बात है, एक्सपेंस या लॉस की बात है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई कोई भी नुकसान हो रहा हो जिसको हम एक्सपेंस या लॉस बोलते हैं। वैसे एक्सपेंस और लॉस में मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है, मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना। बट मैं अभी आपको समझाने के लिए की बात बोलता हूँ बेटा, एक्सपेंस और लॉस हमारा तो खर्चा ही है, नुकसान ही है। एक्सपेंस या खर्चा, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं खर्चा, इसको हम नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि हमें नॉमिनल अकाउंट का रूल याद है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। मीन्स कोई भी नुकसान हो उसको हम डेबिट में लिख लेते हैं। तो जो बैड डेट हुआ ये हमारा नुकसान ही तो है। किसी ने मेरे 20,000 रुपीज देने थे, वो दे नहीं रहा, मना कर दिया, या वो कंगाल हो गया। मैं कैसे मांगू उससे जब मेरे को भी पता वो कंगाल हो गया? तो वो पैसे मेरे आने नहीं, अब डूब जाएंगे। जब वो मेरे पैसे डूब जाएंगे मेरे लिए नुकसान, और नुकसान आना है डेबिट साइड। तो क्लियर सी एक बात आपको समझ में आ चुकी है कि बैड डेट आएगा डेबिट साइड। क्यों आएगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। ठीक है बेटा, तो बैड डेट आना हमारा डेबिट साइड नॉमिनल अकाउंट के रूल के कारण। देखो जिस भी बंदे ने हमारे पैसे देने और अगर वो नहीं पे कर रहा है, जब तक वो हमारे पैसे पे नहीं करता हम उसका नाम नहीं भूलते। तो एक बात याद रख लेना, बैड डेट वाली एंट्री में नेम जरूर आएगा जिसने भी हमारे पैसे पे करने हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, मान लो किसी के पास थोड़े बहुत पैसे हैं। एग्जाम्पल, किसी ने मेरे 10,000 रुपीज देने हैं और वो ये बोलता है सर आप एक काम करो, मेरे से ना 3,000 ले लो और 7,000 मेरे बस का नहीं है देने, ये तो छोड़ने पड़ेगा आपको, ये पैसे नहीं दे पाऊंगा मैं। अब मैं सोच रहा हूँ यार ठीक है, ये वैसे भी इंसॉल्वेंट हो चुका है, कंगाल हो चुका है, तो ये मेरे को 10,000 तो दे नहीं रहा, 3,000 तो आ रहा है, कम से कम वही ले लो भाई। वो बोलते ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिल ही रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ चल तू मेरे को 3,000 दे दे। अब एक बात हो, 10,000 देने थे
वो मेरे को 3000 दे रहा है, इट मीन्स 7000 का मेरे को अब बैड डेट हुआ, मीन्स मेरे पैसे कितने डूबे हैं 7000, 3000 तो मिल गए ना। तो जरूरी नहीं है जितने पैसे देने हैं उतने ही ना दे, वो मीन्स 10,000 देने 10,000 से ही मना कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है। 10,000 में से वो थोड़े बहुत अमाउंट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो बैड डेट जरूरी नहीं है फुल अमाउंट को, कम अमाउंट का भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10,000 में से वो 3,000 दे रहा है, तो मेरा जो बैड डेट में अमाउंट जाएगा वो 7,000 जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो बेटा अब मैं एंट्री बताता हूँ इसकी कैसे बनेगी। देखो एक बार, अच्छा एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखो बैड डेट हमारा जाना डेबिट साइड ही हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब कुछ तो पैसा, अगर मान लो कुछ पैसा आ रहा है मेरे पास, कुछ पैसा आ रहा है, इट मीन्स कैश अकाउंट, कैश होता है रियल अकाउंट में जाएगा। मान लो पैसा दे रहा हूँ मेरे को, रियल अकाउंट पे कैश जाता है रियल अकाउंट में, क्यों? क्योंकि कैश होता है एसेट, और जब हमारे पास एसेट आती है तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। तो क्या रूल बन जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, मीन्स मान लो किसी ने मेरे 10,000 रुपीज देने, वो 3,000 दे देता है, तो 3,000 तो आया ना मेरे पास, कैश 3,000 जब आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको मैं डेबिट साइड लिख लूंगा। अब हम इसको एक जनरल एंट्री से और क्लियर कर लेते हैं। देखो बेटा ये जनरल एंट्री कराने से पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। मान लो राम था जिसने मेरे को 20,000 रुपीज देने थे, और वो बोल रहा है सर 20,000 नहीं है, आप एक काम करो 5,000 ले लो, बाकी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मीन्स मेरा जो बैड डेट हुआ, जो मेरे पैसे डूब गए हैं वो 15,000 डूब गए हैं। वो कितने पैसे दे रहा है? कैश अकाउंट डेबिट, जितना कैश आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है? 5,000 आ रहा है। मेरा पैसा डूब कितना गया? मेरा डूब गया भाई 20 में से 5 दे रहा है तो 15,000 मीन्स 15,000 डूब गया। और ये मेरा पैसा जो डूब गया मेरे लिए नुकसान, और नुकसान आता है डेबिट साइड। तो मैं लिखूंगा बैड डेट अकाउंट डेबिट, कितना डूबा है? 15,000, ठीक है। और कौन है वो जो मेरे पैसे नहीं दे रहा? उसका नाम है मान लो राम। तो बेटा याद रख लेना, जब तक कोई हमारी फुल अमाउंट पे नहीं कर देता तब तक हम उसका नाम नहीं भूलते। तो मैं उसका नाम लिखूंगा टू राम। और वैसे भी एक तरीका और बता देता हूँ, राम है तो राम जाएगा पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर बेशक 5,000 दे रहा, देने वाला तो राम ही है, तो क्रेडिट में आना चाहिए, और टू मीन क्रेडिट ही होता है। और नेम के सामने हमेशा याद रख लेना फुल अमाउंट लिखते हैं। 5 और 15 कितना हो जाएगा? 20,000। देने तो 20 है तो पूरा नाम याद रखेंगे इसका, भाई इसने मेरे 20,000 रुपीज दिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एक जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, मैंने लिख भी रखी है, इसको देख लेते हैं क्या लिखा हो। देखो रवि हु ओड अस, ओड मीन होता है बेटा कर्जदार या ऋणी भी बोलते हैं इसको। जिसने हमारे पैसे देने हैं उसको ओड बोलेंगे, कर्जा। अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ओड मीन कर्ज। रवि जो कर्जदार है किनका? हमारा, असली हमें। रवि हु ओड अस रुपीज 10,000, रवि हमारा कर्जदार है, मीन्स वो हमारा देनदार है। कितने रुपीज का? 10,000 का। इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, उसको कंगाल घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। मान लो कोर्ट ने कर दिया कि भाई इसका तो दिवालिया निकल चुका है, कंगाल हो चुका है, तो वो कंगाल घोषित कर दिया, इंसॉल्वेंट कर दिया वो। एंड 30 पैसा इन रुपीज, मीन्स अगर किसी का उसने 1 रुपया देना है तो वो कितने दे पा रहा है? 30 पैसा, मीन्स 100 में से 30%। बेटा यहाँ पर देख लो 30 पैसा लिखा हुआ, तो यहाँ पर 30 पैसे का मीनिंग है 30%। तो 30% इन रुपीज, रुपी का मतलब 100, मीन्स 30% 100 में से इज रिसीव्ड फ्रॉम इच एस्टेट, मतलब उससे, इज रिसीव्ड मिला, उससे 30 पैसे मिले, 30% रुपए मिले, कितने में से? 100 में से। ये बात है। तो मैं एक बार और समझ कर देता हूं इसके लिए। क्या है? राम था कोई जिसने हमें, जो हमारा देनदार है, और मीन ऋणी या कर्जदार या देनदार है 10,000 का, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, और अब उससे केवल 30% पैसे मिल रहे हैं, 30% रुपीज मिल रहे हैं उससे। ठीक है।
अब देखो बेटा, अब ये सिंपल हो जाएगा। हमारे पास 10,000 में से 30% रुपीज आएंगे, मीन्स 10,000 में से 30% आएंगे, तो मैं पहले 10,000 में से 30% निकालूंगा। आप जब तक निकालोगे, वैसे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 10,000 का 30% निकालेंगे तो 3,000 आना है। फिर भी मैं बता देता हूँ, 10,000 में से कितना पैसा पे कर रहा हूँ, 30%, ये आ गया 3,000, मीन्स वो हमें 3,000 रुपीज पे कर रहा है। देखो 30 पैसा इन रुपी रिसीव्ड, मतलब 30% तो मिल गया, 3,000 तो मिल गया। बेटा 10,000 में से 3,000 मिल रहा है, तो डूब कितने गए पैसे, डूब कितने गए, 7,000, ठीक है। अब जो कैश आया मेरे पास, वो 3,000 आया, वो कैश जब आता है उसको डेबिट साइड लिखते हैं, क्योंकि रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश पे लगेगा रियल अकाउंट का रूल। देखो क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट 3,000, डूब कितना गया मेरा पैसा, रिकवर कितना नहीं हो पा रहा, मीन्स मेरा नुकसान कितना हुआ है 7,000 का। और आपको पता है नुकसान हमेशा डेबिट साइड आता है, क्यों आता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो देखो क्या लिखा हुआ, बैड डेट अकाउंट डेबिट 7,000, और कौन है ये, रवि है, तो यहाँ पर लिख देंगे रवि, क्यों, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाला तो यहाँ पर रवि है ना, तो रवि ने कैश कितना लिया 3,000, वैसे कम दिया बट दिया तो है, तो यहाँ पर रवि आ गया। और एक बात मैंने आपको पहले बता रखा, नेम के सामने फुल अमाउंट लिखते हैं, इनको टोटल करो 3 और 7 10 आएगा ना, तो देखो 10 लिखा हुआ, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बेटा आगे, मान लो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जो ये रवि है इसके पास पैसे आ गए कहीं से, ठीक है, और ये बोल रहा है कि अब ये सब का जिसने इसका कर्ज, इसने जिसका भी कर्ज लेना वो सबका चुका रहा है, सबको चुका रहा है कर्ज, मेरे पास भी आया है, ये बोला सर मैंने आपके 7,000 रुपीज देने थे, ये लो आपके पैसे। मैं तो खुश हो जाऊंगा बेटा, मेरे पास पैसे आएंगे। जब मेरे पास पैसा आएगा मीन्स कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश पे लगेगा, कैश होती है हमारी एसेट और एसेट पे लगता है रियल अकाउंट का रूल, एंड डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लग जाएगा। तो जब मेरे पास कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट कौन सा आया, जो मेरे पैसे डूब गए थे वो आए 7,000, तो 2 में लिखूंगा बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, डूबे हुए पैसे वापिस आना। देखो कैसे लिखा हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम रवि 7,000, रवि से 7,000 मिल गए, विच वर रिटर्न ऑफ, जो हमने लिख लिए थे एज बैड डेट, कि ये पैसे तो डूब गए, बैड डेट में पैसे डूब जाना, इन दी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मीन लास्ट ईयर, पिछले साल जो हमने लिख लिए थे कि ये 7,000 तो गए वही पानी में, ये नहीं आ सकते। बाई चांस कभी कभार ऐसा हो जाता है, हर बार नहीं होता, कभी कभार हो जाता है कि वो जो पैसे डूबे थे वो वापस हमें रिसीव हो रहे हैं। अब देखो मेरे पास जब पैसे वापस आएंगे, मीन्स कैश मेरे पास वापस आएगा, तो जब कैश आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, देखो क्या लिखा हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया बेटा 7,000, तो 7 लिख दिया। कौन सा पैसा जो मेरा डूब गया था अब क्या हो रहा है, वो रिकवर्ड हो रहा है, तो बैड डेट मेरा रिकवर्ड हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 बैड डेट रिकवर्ड 7,000, एक तरीका तो ये लिखने का, एक बता देता हूँ बेटा, डूबा हुआ पैसा वापिस मिलना मेरे लिए तो एक तरह से इनकम या गेन हो गया। ये सोचो ना, किसी ने मेरे 7,000 रुपीज देने, बट उसने मना कर दिया था, बाद में वो बोल रहा है कि सर ये लो आपके 7,000 रुपीज रह गए थे, ये वापस लो आप, तो मेरे को तो उस टाइम वो इनकम दिखेगी। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इनकम जो होती है वो क्रेडिट साइड जाती है, क्यों जाती है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोल देता है डेबिट हो जाएगा ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखो अभी क्रेडिट में है, 2 मीन्स क्रेडिट होता है, 2 बैड डेट रिकवर। बेटा ये कॉन्सेप्ट था बैड डेट का, एक बार और छोटा सा करके बता देता हूँ। बैड डेट मीन होता है बुरा देनदार, मीन्स पैसे डूब जाना, ये हमारे लिए नुकसान होता है, तो बैड डेट हमेशा डेबिट साइड आएगा। अगर वो बैड डेट हुआ और पैसा मेरा को वापस मिल जाए तो वो मेरे लिए अब इनकम दिखेगी मेरे को, इसलिए वो क्रेडिट में आ जाएगी। क्लियर है बेटा। एक नया वर्ड जो मैंने आपको बताया, एक इंसॉल्वेंट वर्ड बताया मैंने, इंसॉल्वेंट मीन कंगाल हो जाना, एक और बैंकरप्ट वर्ड होता है जिसका मीनिंग भी क्या होता है, कंगाल हो जाना। क्लियर है बेटा। और प्रीवियस वर्ड याद रख लेना, लास्ट वर्ड। थैंक यू बेटा।